अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 27। गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करके मैं सड़क पर ले आया। ये इलाका मेरे लिए अजनबी था। मैंने अंदाज़न गाड़ी बाएं तरफ को मोड़ ली कि किसी बड़ी सड़क पर पहुंच सकूं। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद मैं शिवाजी रोड पर निकल आया था। शहर के गुंजान आबाद इलाकों से गुजरते वक्त मैंने देखा शब धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेती बेदार हो रही थी। क्लब, होटल्स और बड़ी बड़ी दुकानों के नियॉन साइन झिलमिलाने लगे थे। मेरे कश्मीर बुलेवार्ड पहुंचते तक रात अपना गहरा रंग जमा चुकी थी। ये सड़क तकरीबन 3 मील लंबी थी और उसके दोनों तरफ फैली हुई बास कोठियों की हुदूद अब सड़क से ही शुरू हो जाती थी और अपनी कोठियों के दरमियान कहीं कहीं से छोटी छोटी निजी सड़कें इन्हीं कोठियों तक चली जा रही थी जो पिछली तरफ को वाक़ थी। बिल आखिर 2 कोठियों की चारदीवारी के दरमियान मुड़ती हुई एक तंग सी सड़क पर मुझे ट्रैफिक के निशानात की तरह लोहे का एक छोटा सा साइन बोर्ड नजर आया जिस पर सुर्ख रंग से लिखा था 13 और तीर का निशान नजर आता था। मैंने गाड़ी उसी सड़क पर मोड़ दी। अंग्रेज अमूमन 13 के हिंसे को मनहूस ख्याल करते थे, लेकिन अभी मैं ये बात नहीं कह सकता था कि ये हिंसा किसके लिए मनहूस साबित होने वाला था, मेरे लिए या उस कोठी के मकीनों के लिए। खुले आसमान तले मजीद कुछ फासला तय करने के बाद मुझे अपने सामने एक खुला गेट नजर आया जिसकी सलाखों में तार की मदद से टीन की एक छोटी सी प्लेट झूलती नजर आती थी जिस पर 13 का हिंसा चमक रहा था। इस कोठी की चारदीवारी निस्बतन काफी ऊंची थी और इसी मुनासबत से गेट भी काफी ऊंचा और कुशादा था, मगर उसकी सलाखों पर जंग की मोटी मोटी तहें जमी नजर आती थी और जाहिर यही होता था कि एक मुद्दत से ये यूं ही खुला है। उसको बंद करने की नौबत नहीं आई थी अभी तक। चारदीवारी पर भी न जाने किस जमाने में जर्द चूना फेरा गया था जिसकी तह जगह जगह से उखड़ चुकी थी और वहां स्याह काई की सी तहें जमी हुई नजर आती थी। तवीलो अरीज ड्राइववे में दरख्तों से झड़े हुए अनगिनत जर्द जर्द पत्ते बिखरे हुए पड़े थे। इमारत बदरूहों का मस्कन मालूम होती थी। माहौल पर वही पुरस्कारियत और हैबतनाक सा सकूत तारी था जिसकी मंजर कशी मैंने अंग्रेजी की खौफनाक कहानियों में बार बार पढ़ रखी थी। दफतन मुझे एहसास हुआ कि दरख्तों तले तारीकी में दोनों तरफ आगे पीछे मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां भी खड़ी हैं। उनकी तरफ मैंने ध्यान ही न दिया था। मैं गाड़ी से उतरा और 3 सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में आ पहुंचा। सामने बुलंदोबाला चौबी दरवाजा नजर आया। अभी मैं उस दरवाजे तक भी न पहुंच पाया था कि दाएं तरफ से एक शख्स अंधेरे की आगोश से निकलकर अचानक ही सामने आ खड़ा हुआ। वो छुरेरे जिस्म का एक तवीलुल कामत और बज़ाहिर बहुत मुहज़्ज़िब सा इंसान नजर आता था। उसके चेहरे पर मुलायमियत और निहायत खलीक मुस्कुराहट फैली हुई थी, मगर उसकी आंखों का गोया उसके चेहरे से कोई ताल्लुक ही न था। वो महज बिलोर की 2 गोलियां मालूम होती थीं, ठोस, सर्द और हर तासुर से आरी। वो सूट में मलबूस था। कहाँ से तशरीफ लाए हैं और किससे मिलना है जनाब आपको? उसने इंतहाई शाइस्ता लहजे में मुझसे पूछा। आवाज़ सरगोशी से कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी। मुझे विक्रम ने भेजा है, मैंने आवाज़ को कदरे भारी बनाने की कोशिश करते हुए धीमे लहजे में कहा और ये बताने की कोशिश ना की कि मुझे किससे मिलना है। ओह, उसने एक गहरी और आसूदा सी सांस लेकर एक नज़र उस गाड़ी की तरफ देखा जिसमें मैं आया था। मैं भी सोच रहा था कि वो जुमला अधूरा छोड़कर मुस्कुराया और रास्ते से हटकर गर्दन को कदरे खम देते हुए दरवाजे की तरफ को बढ़ा और फिर जेब से एक चाबी निकालकर उसने चौबी दरवाजे के एक ऐसे सुराख में दाखिल की जिसे शायद मैं उस तख्ते पर कंधा किए गए बेलबूटों में कभी तलाश भी न कर पाता। मैडम दूसरी मंजिल पर अपने पार्लर में मौजूद है, उसने चाबी घुमाते हुए मुझे इत्तला दी। चाबी को उसने कई चक्कर दिए जैसे वो चाबी नहीं बल्कि स्क्रू ड्राइवर हो। फिर उसने एक हाथ से दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला और खुद एक तरफ को हटकर खड़ा हुआ। अलविदाई अंदाज में गर्दन हिलाकर वो वहीं खड़ा रहा। मैंने अंदर कदम रखा और निहायत आहिस्तगी से क्लिक के साथ मेरे उकब में वो दरवाजा बंद हो चुका था। मैं अब टेलीफोन बूथ नुमा लेकिन उससे खासी बड़ी कोठी में खड़ा था।
मेरे सामने धुंधले शीशे का दरवाजा था जिसके पार कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन इतना जरूर मालूम हो रहा था कि उधर तेज रोशनी है। मुझे तभी एहसास हुआ कि दोहरे दरवाजों का ये सिस्टम दरअसल साउंड प्रूफिंग और एयर कंडीशनिंग के लिए मौजूद था। मैंने जैसे ही शीशे का दरवाजा खोला, मेरे इर्द गिर्द जैसे खुशबुओं, आवाजों और रोशनियों का एक सैलाब उमड़ आया। 2 दरवाजे पार करते ही जैसे मैं किसी और नई दुनिया में आ चुका था। बाहर मौत का सा सकूत तारी था, तारीकी थी और सूनापन था, और अंदर की तमाम तर रंगीनी, रोशनी और रानाई के साथ हंगामा हयात अपने शबाब पर था। शीशे के दरवाजे से निकलकर चंद लम्हे के लिए तो मैं अपनी जगह पर साकित खड़ा रह गया। ये एक तवीलो अरीज हॉल था जिसमें फर्श पर भड़कीले सुर्ख रंग का दबीस कालीन बिछा हुआ था जिसमें पांव धंसे चले जा रहे थे। छत के वस्त में एक बहुत बड़ा और उसके इर्द गिर्द कई छोटे छोटे फानूस आवेजा थे जिसकी रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी। छत और फर्श के दरमियान कौसे कज़ा की रंगीनियां बिखरी हुई थी। हॉल के वस्त में कदीम रोमन तर्ज की एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगी थी जिसके इर्द गिर्द कुर्सियां नहीं थी। उस पर अनमाओ अकसाम के खाने सजे हुए थे। धात की डिश के नीचे स्पिरिट लैंप रोशन थे ताकि खाना ठंडा ना हो सके। एक खास और अधूरी सी यूनिफॉर्म में मलबूस तराशीदा से जिस्म की मालिक 2 लड़कियां मेज से खाली प्लेटें उठाने और मजीद डिशें रखने में मसरूफ अमल नजर आ रही थी। मेज के गिर्द चंद जोड़े खड़े थे। मर्दों के लिबास आला और बेशकीमत, चेहरों पर खुशहाली, आसूदगी और इसी तरह की चमक, मगर आंखों में खुमार की धुंधलाहट में देख सकता था। बात बात पर इधर उधर को झूलते थे जैसे तवाजुन बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता हो। उनकी साथी लड़कियां खुद भी खुमार के खलाओं में हिलकोरे ले रही थी, मगर उन्हें सहारा देने की कोशिश भी करती चली जा रही थी। उनमें से कई के हाथों में अब भी जाम मौजूद थे, निहायत शोख, भड़कीले और बेशकीमत। मगर नाकाफी लिबास वाली कोई लड़की सर पीछे को झटक कर फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर कोई बात करती तो उसकी गर्दन की मरमरी जिल्द पर नीली नीली रगे अचानक से उभर आती थी। आवाज तो माहौल के शोर में मदगम होकर मालूम नहीं अपने मुखातिब तक पहुंच पाती थी कि नहीं। कभी कभी उनमें से कोई अपना ग्लास बुलंद करके चिल्लाकर कुछ कहता तो सामईन कहके लगाते दोहरे नजर आते थे और फिर एक दूसरे पर गिर जाते थे। लड़कियां अपने अपने साथियों को संभालने की कोशिशें तेज कर देती थीं। हॉल के इख्तिताम पर फर्श का कुछ हिस्सा ऊंचा था जिस पर कालीन ना थी। ये हिस्सा इतना शफाफ, चमकीला और चिकना था कि उसकी झिलमिलाहट दूर ही से वाज़ेह थी। इस हिस्से पर चंद जोड़े नीम मजनूनाना से अंदाज में महफे रक्स थे। पस मंजर में तेज मौसीकी गूंज रही थी। ये गोया एक ही तर्ज का नाइट क्लब था जिसमें डाइस, ड्रिंक्स और डिनर सब एक ही फ्लोर पर यकजा कर दिया गया था। एक और अजीब बात मैंने ये महसूस कर ली थी कि हॉल, बार और डांसिंग फ्लोर पर मौजूद तकरीबन तमाम ही जोड़ों में बेशतर मर्द हिंदुस्तानी और पुख्ता उम्र के लोग हैं, बल्कि बहुत से तो उधेड़ उम्र लोग थे। अलबत्ता लड़कियां मुख्तलिफ नस्ल की और सब की सब जवान नजर आती थी। उनके तर्ज अमल से यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो इन तमाम मर्दों की बीवियां नहीं हैं। माहौल का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं आगे को बढ़ा। किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। मैं निहायत इत्मीनान से सीढ़ियों की तलाश में नजर दौड़ाते हुए हॉल को उबूर करने लगा। हॉल के इख्तिताम पर पहुंचकर डांसिंग फ्लोर पर बाएं जानिब मुझे सीढ़ियां नजर आ गईं। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही मुझे लाउंज के पार एक बड़े दरवाजे पर पीतल के हुरूफ में लफ्ज प्राइवेट चमकता नजर आया। उसके नीचे कदरे छोटे हुरूफ में मैडम मनोरमा की नेम प्लेट मैं देख रहा था। यकीनन यही मैडम मनोरमा का पार्लर था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक उंगली से आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला है। एक हल्की सी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और एक लम्हे के लिए वहीं रुक गया। यहाँ रोशनी बिल्कुल ज्यादा ना थी। मंजर बहरहाल आसानी से देखा जा सकता था, मगर तरतीब व आराइश के एतबार से ये एक अजीब व गरीब सी जगह थी। फर्श पर यहाँ भी दबीस कालीन था, मगर उसका रंग गहरा नीला था। खिड़कियों पर उसी रंग के निहायत खूबसूरत पर्दे लटकते नजर आ रहे थे। एक तरफ दीवार के साथ निहायत शानदार बेज़वी डबल बेड लगा हुआ था जिस पर हसीन नायलॉन का पिंजरा सा तना हुआ था। उसकी डोरियां छत से मुंसलिक थीं। जहां मैं खड़ा था उससे कुछ दूर दाएं हाथ पर एक गोशे में खासी बड़ी और बेशकीमत ऑफिस टेबल और स्याह स्टील की फाइलिंग कैबिनेट फिट थी।
मेज के साथ सिर्फ एक मगर बेहद खूबसूरत चमड़े के गदेलों वाली रिवॉल्विंग चेयर भी मौजूद थी। मेज पर कई फाइलें, किताबें और खुले खुले कागजात कदरे बेतरतीबी से पड़े नजर आ रहे थे। खुली फाइल पर किसी के मोटे मोटे अक्सों वाली नजर की ऐनक भी पड़ी हुई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई लिखने पढ़ने का काम करते करते अभी कहीं उठकर चला गया है। गोया ये तवील अरीज कमरा बैक वक्त ख्वाबगाह, ड्राइंग रूम और ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था। चारों तरफ का जायजा लेते हुए मेरी नजर कमरे के वस्त में टिकी, जहां एक औरत आराम कुर्सी पर नीम दराज थी। उसके मरमरी पांव पानी से भरे एक बिलोरी बर्तन में टिके हुए थे। उसके पैरों और ढीले ढाले गाउन से होती हुई मेरी नजर उसके चेहरे पर जा पहुंची। उसकी उम्र गालिबन 55 से ऊपर ही थी, मगर रख रखाव गजब का था। उसकी रंगत हद से ज्यादा सफेद थी और जिंदगी से खाली नजर आती थी। चेहरे पर गहरी गहरी शिकने और होंठ मुरझाए हुए नजर आते थे, मगर बुढ़ापे की इन तमाम निशानियों को निहायत माहिराना मेकअप की तह ने बड़ी हद तक दबा रखा था। चेहरे की मुनासबत से उसके बाल भी तकरीबन सारे सफेद होने चाहिए थे, मगर वो गहरे स्याह और निहायत चमकीले नजर आते थे। ये किसी बहुत ही नफीस और बेशकीमत डाई का कमाल था। अजनबी नजर आते हो? दफतन बुढ़िया की आवाज मेरे कानों से टकराई। उसकी आवाज में बुढ़ापे की लर्जिश के बजाय अब भी एक अजीब सी खनक और लोच मौजूद थी। मगर अजनबी यूं बिला इत्तला मुझ तक तो नहीं पहुंचाए जाते। उसने एक नजर अपने दाएं तरफ एक तिपाई पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ देखा और फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरे की खुनक फिजा में एक गहरी सांस ली और रस्मी से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विक्रम ने भेजा है। मेरा ख्याल था कि ये सुनकर वो खुशी से खिल उठेगी और निहायत ही शीरीं लहजे में बैठने की दावत भी दे देगी। फिर पूछेगी कि मैं क्या खाना और क्या पीना पसंद करूंगा, और मैं इस सिलसिले में कतन किसी तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। और क्योंकि मुझे अभी बहुत शदीद भूख भी लग रही थी और प्यास भी, इसलिए मैं इनकार की पोजीशन में बिल्कुल न था। मगर मेरी तवक्कुआत के बरक्स उसकी स्याह आंखों में एक लख्त बरहमी और सर्द मेहरी दर आई। पतले पतले होंठ एक लम्हे के लिए बेरहमाना अंदाज में भिंच कर रह गए, फिर उनमें एक हल्की सी जुम्बिश आई। अगर वो खुद आया होता तो इस बार शायद मैं तिपाई उठाकर उसके सर पर दे मारती। फिर उसने होंठ चबाते हुए गोया खुद पर जब्त करने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने इस दौरान कोई तबसरा या सफाई पेश करना बिल्कुल जरूरी ना समझा। मैं तो उस खबीस को एडवांस देकर फंस गई ना। बुढ़िया ने अब कदरे नर्म लहजे में कहा, ऊंचे दर्जे का बदमाश बना फिरता है। चूहे से भी डर जाने वाली वो अहमक औरत अब तक उसने नहीं मारी। विक्रम ने इस मामले को जितना लंबा खींच दिया है ना, इससे तो ये लगता है कि उसकी कामयाबी का इंतजार करते करते मैं शमशान घाट पहुंच जाऊंगी और रूपा बूढ़ी हो जाएगी और तब उसे खुद ही जिंदा रहने की आरजू बाकी नहीं रहेगी। इस बार उसने कोई नई कहानी घड़ी होगी और खुद आकर वो कहानी सुनाने के बजाय तुम्हें भिजवा दिया कि उसमें वो कहानी सुनाने की हिम्मत ना होगी ना, इसीलिए उसने तुम्हें भेज दिया। रूपा मर चुकी है मैडम, मैंने आहिस्तगी से कहा। क्या? वो तकरीबन उछल पड़ी, फिर अपने रद्द-ए-अमल के बेसाख्ता इजहार पर शर्मिंदा सी होकर बैठ गई। गोया उसके नजदीक अपने महसूसात पर काबू ना रखना बायसे शर्म नजर आता हो। वो यकलख्त ही निहायत पुरजोश सी नजर आने लगी थी, मगर अपने आप को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश में मसरूफ थी। उसने चुटकी बजाकर उस लड़के को जाने का इशारा किया जो उसके बाल बना रहा था। वो खामोशी से सर झुकाए बाहर चला गया। इधर आओ, बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो? मनोरमा ने अपने दाएं हाथ पर पड़ी एक और आरामदेह कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। मुसर्रत उसके रुएं रुएं से फूटती पड़ रही थी, मगर उसकी आंखों में बेयकीनी मैं देख सकता था। मैं आरामदेह कुर्सी के एक सिरे पर जाकर टिक चुका तो उसने बेताबी से आगे को झुकते हुए कहा, क्या कह रहे थे तुम? क्या वाकई रूपा मर चुकी है? मैंने असबात में सर हिलाया। हाँ। खैर, बिलाखिर मेरे मन की ये फांस भी निकल ही गई। उसने जिस्म ढीला छोड़कर आरामदेह कुर्सी के पुश्ते को एक लीवर की मदद से कदरे सीधा करके उससे टेक लगा ली। उसकी नजर बदस्तूर मुझ पर मरकूज थी। अब बताओ यहाँ किस लिए आए हो? क्या बाकी रकम लेने के लिए? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। रकम आप इत्मीनान होने के बाद विक्रम ही को अदा कीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको इत्तला देने आया था। फिर मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से कहा, वैसे किराए के कातिल सवालात तो नहीं किया करते, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ लूं कि रूपा से आपकी इस हद तक नफरत की वजह क्या थी कि आपने उसे मरवाने के लिए कोई तरद्दुद पेश न किया? बज़ाहिर तो कोई खास वजह न थी।
उसने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। उस औरत ने मुझे शिकस्त का एहसास दिलाया था, इसलिए उसका वजूद फांस की तरह मेरे दिल में पेवस्त था। मैंने उसे उस वक्त सहारा दिया था जब वो एक वक्त की रोटी की मोहताज थी। मैंने उसे तराश खराश कर पत्थर से हीरा बनाया, और जब वो किसी काबिल हुई तो मुझे ठोकर मारकर दूर चली गई, और वो भी ऐन उस वक्त जब मैं उसे एक सेठ की साथी बनाने के लिए रकम भी ले चुकी थी और वो उसे खर्च भी कर चुकी थी। उस वक्त हमारी माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी ना थी। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी, मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी। वो खामोश होकर छत को घूरने लगी, जैसे उसकी निगाहें माजी की भूल भुलाइयों में भटकती नजर आती हूँ। गोया आपको सिर्फ इस बात का इतना गुस्सा था कि रूपा अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से बसर करना चाहती थी। मैंने सरसरी लहजे में उससे सवाल किया। इस दुनिया में बहुत कम लोग अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से बसर करते हैं, बुढ़िया ने ठोस लहजे में कहा। खसूसन रूपा जैसी कमजोर औरत को तो ये हक हरगिज नहीं मांगना चाहिए था ना, जबकि उसे ताकतवर बनाने की इब्तिदा भी मैंने ही की थी। उसे जिंदगी भर मेरे सामने सर नहीं उठाना चाहिए था। दफतन उसकी चमकीली आंखों में शक व शुबे की हल्की सी परछाई रेंग आई। उसने कदरे चौंक कर आंखें सुकेड़कर मेरी तरफ देखा। लड़के, मुझे तुम्हारे लहजे से रूपा के कुर्ब की खुशबू महसूस होती है। तुमने उसको मार दिया या कहीं छुपा लिया? बोलो। दफतन उसने सख्त लहजे में मुझसे सवाल किया। मैंने एक मसनूई कहका लगाया और कदरे खुशामदाना लहजे में कहा, यह तो आपको कल के अखबारात से मालूम हो जाएगा मैडम। वैसे आपके कयाफे की मैं जरूर दाद देता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि रूपा मेरी जिंदगी की वो पहली औरत थी जिसे हलाक करते हुए मेरा दिल पसीजा, और उसके लिए मुझे कुछ हमदर्दी सी भी महसूस हो रही थी। मेरे उससे मरासिम उस्तवार करने को जी चाहता था, मगर फिर पेशावराना तरबियत गालिब आ गई, और साथ ही वो बेहुदा सा मुहावरा भी याद आ गया कि घोड़ा घास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? कसाई मवेशियों पर रहम खाना शुरू कर देगा तो फिर वो भी कहाँ से खाएगा? बस यही सोचते सोचते उसकी खोपड़ी मैंने उड़ा दी। ये आपका कमाल है कि उन सोचों का परतौ भी आपने महसूस कर लिया जो मैंने उस वक्त सोचा था। वो इंतहाई जहांदीदा और मक्कार होने के बावजूद इस मदह सराई के असरात से बिल्कुल न बच सकी। बड़े फखरिया अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा एक रात के लिए दुनिया जहां के तफक्कुरात को भूल जाने का इरादा हो ना, तो मैं तुम्हें एजाजी विजिटर के तौर पर यहाँ एक रात कयाम की दावत दे सकती हूँ। वो मुस्कुराई। तुम मेरे लिए इतनी अच्छी खबर लाए हो कि मेरा सचमुच तुम्हारी बहुत ज्यादा खातिर मदारत करने को जी चाहता है। मैंने नफी में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। फिलहाल मेरा दुनिया जहां के तफक्कुरात को भूल जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम मसाइल उस वक्त तक मेरे सर पर सवार रहे जब तक मैं उनसे निमट ना लूं। और फिर अभी मैंने दूसरी खबर तो तुम्हें सुनाई ही नहीं, जिसे सुनकर तुम बिलाशुबा उछल पड़ोगी। मैं आपसे तुम पर उतर आया। वो क्या है, वो भी सुना दो ना, उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। वो ये कि रूपा दर हकीकत जिंदा है, मैंने उठते हुए कहा, और मेरी खिदमत एक गैबी ताकत ने दरअसल तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए हासिल की हैं। वो खौफजदा होने के बजाय कुछ चिढ़ सी गई। इसकी वजह गालिबन ये थी कि उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया था। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो आंखें सुकेड़े मुझे घूर रही थी। मेरे ख्याल में अभी हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी नहीं पैदा हुई कि तुम इस किस्म का मजाक मुझसे करो। वो नागवारी से बोली, मैं मजाक नहीं कर रहा नाहिंजार बुढ़िया। मैंने दांत पीस कर कहा, ये बताओ कि अपने लिए मौत का कौन सा तरीका तुम पसंद करोगी? गोली खाकर मरना चाहती हो या टेंटवा दबाकर? खिड़की से गिरकर मरने को तरजीह दोगी या गर्दन तोड़वा कर मरने को? ये चारों तरीके निहायत कम तकलीफ दे हैं। तुम्हारे जराइम की फहरिस्त चूंकि ज्यादा तवील नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कम से कम तकलीफ दे मौत का तरीका मुंतखब करने की भी इजाजत दे रहा हूँ। जल्दी बोलो, किस तरीके से मरना पसंद करोगी तुम? बकवास मत करो। इस बार वो नागन की तरह फुंकारी। वो बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी, और गालिबन उसे मेरी बात का यकीन भी आ चुका था, क्योंकि उसका हाथ धीरे धीरे अपनी कुर्सी के पाए में लगे हुए एक सुर्ख बटन की तरफ बढ़ रहा था, मगर वो बज़ाहिर लापरवाह सी नजर आती थी और यही जाहिर कर रही थी कि वो मेरे अल्फाज को महज बकवास समझती है। मैंने उसके हाथ को सुर्ख बटन के ऐन करीब पहुंचने का मौका दे दिया
और ऐन उसी वक्त जबकि उसकी उंगली बटन को छूने वाली थी, मैंने उसके बाजू पर कराटे का वार किया और साथ ही उसके मुंह पर सख्ती से हाथ भी रख दिया। गो के कमरा मुझे साउंड प्रूफ मालूम हो रहा था, ताहम मैं इस बात के लिए भी कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार न था। उसकी कलाई गोया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और बाजू बेजान अंदाज में पहलू में झूलने लगा। वो मेरे हाथ के दबाव तले बुरी तरह मचल रही थी। मैंने दूसरा हाथ फैलाकर उसकी पेशानी गिरफ्त में ले ली और एक मखसूस सा झटका दिया। उसकी आंखें फटी की फटी और चेहरे के उजलात तने रह गए। चट की सिर्फ एक हल्की सी आवाज के साथ उसकी गर्दन टूट चुकी थी। मैंने दोनों हाथ हटा लिए तो वो आरामदेह कुर्सी के एक बाजू पर लुढ़क गई। कमरे में सन्नाटा दर आया था। ये मौत का सन्नाटा था। मैडम मनोरमा की फटी फटी आंखें गोया अब भी मुझे देख रही थी और मैं उसके सामने खड़ा सोच रहा था कि बस इतनी सी बात थी। कहाँ वो मुसल्ला आदमियों के हमले, स्टेन गनों से फायरिंग, कमर मैसूरी का ड्रामा करना, विक्रम की दहशतगर्दी और इन तमाम चीजों की वजह से रूपा का जीते जी सूली पर लटके रहना। इन सब के पीछे महज इसी नातवासी बुढ़िया का काम था और इसी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा था। मामला कितना खौफनाक और गंभीर नजर आता था क्योंकि फसाद की असल जड़ का कुछ पता नहीं चल रहा था, वरना बात तो कुछ भी न थी। बहरहाल इसी नातवासी बुढ़िया तक पहुंचने के लिए मुझे जिन तजर्बात से गुजरना पड़ा था, उन्होंने मेरे हौसले कुछ बुलंद कर दिए। जिन हालात का मुझे सामना होने की तवक्को थी, ये शायद उनकी रिहर्सल थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांकना चाहा। इधर उधर कोई नजर न आया। मैं जिस खामोशी से ऊपर आया था, इसी तरह वापस नीचे पहुंच गया। ये देखकर मुझे कदरे हैरानी हुई कि अब वहां एक जोड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हत्ता के सर्व करने वाली लड़कियां भी कहीं गायब हो चुकी थीं। तमाम जोड़े दरअसल कमरों में जा चुके थे और कमरे साउंड प्रूफ नजर आते थे। बाहर आकर मैंने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा। वो नौजवान मुझे कहीं नजर न आया जिसने मेरे लिए पहले दरवाजा खोला था। चारों तरफ वही सन्नाटा और सकूत तारी था जिससे गुजर कर मैं यहाँ पहुंचा था। दरख्तों तले मलगजे अंधेरे में रंग बरंगी कारें उसी तरह खड़ी नजर आ रही थी जैसे पहले खड़ी थी। कोई सोच भी न सकता था कि सकूत और धुंधलाहट में लिपटी हुई इस इमारत की दीवारों के पीछे कैसी दुनिया आबाद थी, कैसा हंगामा बपा था और उसके हर कमरे में ऐशो तर्ब और बेरारवी की कैसी कैसी दास्तानें रकम की जा रही थी। कार में बैठकर मैं रूपा के घर की तरफ को रवाना हो गया। मुझे यकीन था कि मेरी इतनी देर की गैर हाजिरी से वो जरूर परेशान बैठी होगी। अंदेशा ये भी था कि इस घबराहट में वो कोई गैर जरूरी कदम भी न उठा ले। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि पहले जाकर उसे तसल्ली दे दूं। इसके बाद उस तहखाने का एक चक्कर लगाकर आऊंगा जहां मैं नश्चल और विक्रम को मुर्दा हालत में छोड़कर आया था। पौन घंटे की ड्राइव के बाद जब मैंने गाड़ी उस ब्लॉक की तरफ मोड़ी जहां बैजवी प्लेग्राउंड के करीब रूपा का घर था, तो मुझे सड़क पर हलचल और गैर मामूली आमदोरफ्त नजर आ रही थी, वरना आम हालात में इस पौश रिहायशी इलाके की सड़कों पर कम ही आमदोरफ्त नजर आती थी। प्लेग्राउंड की तरफ गाड़ी मोड़ते ही मैंने सामने का मंजर देखकर गैर इरादी तौर पर यकलख्त गाड़ी रोक ली। लोगों का हुजूम ज्यादा था। 20 गाड़ियां इधर उधर खड़ी नजर आ रही थी, जिनमें पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थीं। बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स रोशन थी, लेकिन उनके दरमियान कैमरों की फ्लैश लाइट्स के झमाके अलग ही नजर आते थे। जो मकाम उन सब की तवज्जो का मरकज था, वहां रूपा की कोठी होनी चाहिए थी, जो अब वहां मौजूद ना थी। इसकी जगह अब महज मलबे का एक ढेर नजर आता था, जिससे कहीं कहीं धुएं की लकीरें बुलंद हो रही थी। मखसूस लिबास और हेलमेट वगैरह पहने फायर ब्रिगेड का अमला कई जगह से मुस्तैदी से मलबा हटाने में मसरूफ अमल था। कई बावर्दी और बेवर्दी अफराद बार बार हुजूम को हटाते इधर उधर आते जाते नजर आ रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रूपा की कोठी मलबे का ढेर क्यों कर बन गई थी, और आया रूपा भी इसके साथ ही? इन तमाम सवालात ने जैसे मुझे चकरा कर रख दिया। मेरे हाथ पांव से गोया जान ही निकल गई। अब तक की सारी मार धाड़, भाग दौड़ और जिद्दोजहद ने मुझे इतना नहीं थकाया था जितना सिर्फ इस एक मंजर ने मुझे बेदम सा करके रख दिया था। करीब था कि मैं गाड़ी से उतरकर दीवानों की तरह दौड़ता हुजूम के करीब जा पहुंचता और किसी वर्दी वाले को झंझोड़ कर पूछता कि मामला क्या है, रूपा जिंदा है या उसे मुर्दा तस्वुर करने पर दिल आमादा ही नहीं होता था। पता नहीं क्यों सही सूरत हाल जाने बूझे बगैर ही मेरा दिल धाड़े मार मार कर रोने को चाहता था। बहरहाल अपने आसाब को काबू में रखने की कोशिश करते हुए मैंने हजूम से इतनी दूर ही रहते हुए
गाड़ी का इंजन बंद किया, चाबी इग्निशन में छोड़ दी और गाड़ी से उतर गया। गाड़ी उस वक्त एक कोठी की कंपाउंड वॉल के करीब थी और उसका बेशतर हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ था। अलबत्ता उससे उतरते वक्त मैं रोशनी में ही था। दफतन मैंने सामने से जनाना साइकिल पर एक लड़की को तेजी से अपनी तरफ आते देख लिया। उसके तराशीदा बाल और स्कर्ट हवा में उड़ रहा था। स्ट्रीट लाइट चूंकि उससे पीछे थी, इसलिए उसका चेहरा मुझे साफ नजर नहीं आता था। मैं चौकन्ना हो गया। मेरे करीब आकर लड़की ने साइकिल की ब्रेक लगाई और उतर पड़ी। तब मैंने देखा कि वो रूपा की सेक्रेटरी उषा थी। उसकी सांस फूली हुई थी और सितवा नाक पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकती थीं। वो स्याह स्टॉकिंग और कैनवस के जूते पहने हुए थी और उस वक्त कॉलेज की कोई एथलीट नजर आती थी। उसे देखकर मुझे एक इत्मीनान का एहसास हुआ। मेरे कुछ पूछने से पेशतर वो बोल उठी। मिस्टर मंसूर, उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, आप फौरन मेरे साथ चलिए। मैं कब से आपकी तलाश में यहीं चकरा रही थी। आओ जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। मेरी साइकिल, वो हिचकिचाते हुए बोली। प्लीज इसे डिग्गी में रख लें। 25-26 साल की इस तंदुरुस्त व तवाना और खासी हद तक जहां दीदा लड़की के अंदाज में स्कूल की बच्चियों जैसी मासूमियत मैं देखकर हैरान रह गया। शायद मैं उस वक्त उसकी साइकिल वहीं फेंक देता और कहता, मैं बाद में तुम्हें 10 साइकिलें लेकर दे दूंगा। लेकिन शायद उसके लहजे का असर यही था कि मुझे यही महसूस हुआ जैसे उसकी उम्र भर की पूंजी यहीं कहीं रह जाएगी। मैंने इग्निशन से चाबी निकाल कर डिग्गी खोली और उसकी साइकिल को उसमें ठूंस दिया और स्टीयरिंग संभालते हुए दोबारा पूछा, किधर को चलना है। वो मेरे बराबर में बैठ चुकी थी। गाड़ी वापस मोड़ लीजिए, उसने कहा। उषा की हिदायत के मुताबिक मैं गाड़ी दाएं बाएं गलियों में मोड़ने लगा। खामोश रहना मेरे बस से बाहर हो गया तो मैंने पूछा, यहाँ क्या हुआ था। मेरा घर थोड़ी ही दूर रह गया है, अभी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, उषा ने मुबहम सा जवाब दिया। रूपा तो जिंदा है ना, मैंने कदरे बुलंद आवाज में बेचैनी से पूछा। जी हाँ, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। उसी लम्हे मेरा वजूद तमानियत की ठंडी झील में उतर गया। वायलिन के तारों की तरह तने हुए मेरे आसाब को करार आ गया। उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम और संगीन सवाल यही था, जिसका मुझे अचानक से जवाब मिल गया था। बाकी बातें मेरे नजदीक बहुत कम अहम थी। हम अभी उसी इलाके में थे, ताहम ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां बंगलों और कोठियों के बजाय छोटे बड़े फ्लैट्स पर मुश्तमिल कई मंजिला इमारतें सर उठाए खड़ी थीं। इन्हीं में से एक निस्बतन पुरानी इमारत के सामने उसने गाड़ी रुकवाई और उतरते हुए मुझे साथ आने का इशारा भी कर दिया। जर्द रोशनी में डूबी हुई सीढ़ियां तय करके मैं उसकी रहनुमाई में दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट तक जा पहुंचा, जिसके सलेटी दरवाजे पर एक दायरे में स्याह पेंट से 8 का मोटा सा हिस्सा लिखा नजर आ रहा था। उषा की दस्तक के जवाब में एक पतली दुबली सी बुढ़िया ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर नमस्ते किया। बुढ़िया उषा के मुस्तकबिल की परछाई मालूम होती थी। यकीनन वो उषा की माँ थी। अब मुझे ये पूछने की जरूरत बाकी ना रही कि ये किसका घर था। जाहिर सी बात थी कि ये उषा का घर था।